वाह मालिनी जी, आज तो आप कहर ढा रही हैं। अब किसे घायल कीजिएगा अपनी खूबसूरती से। आप भी ना, बुढ़ापा आ गया है लेकिन बातें वैसे ही करते हैं जवानी के दिनों सी। जरा तो शर्म कीजिए, आसपास बहू बेटे और पोती पोती दिखाई नहीं देते आपको? इसमें शर्म की क्या बात है? तारीफ की हकदार तो हैं आप। सच, इस नीले रंग की साड़ी में हम आपके हैं कौन की माधुरी दीक्षित से कम नहीं लग रही। अपने पति देवेंद्र जी की बातें सुन मालिनी जी के गाल शर्म से लाल हो चले थे। हो भी क्यों ना, भला ऐसी कौन सी औरत है जिसे तारीफ पसंद ना हो, फिर चाहे नौयौना हो या उम्रदराज। वहीं पास खड़ी सारी गतिविधि देख रही उनकी बहू स्मृति ने एक नज़र उठाकर अपने पति शैलेश की तरफ देखा और फिर मायूस हो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मालिनी जी के दो बेटे शैलेश और राकेश हैं। जहां बड़े बेटे शैलेश की शादी स्मृति से हुई है और दोनों के दो बच्चे। एक बेटी अमारा 6 साल की और बेटा विवान 2 साल का है। वहीं छोटा बेटा राकेश अभी नोएडा में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। मालिनी का परिवार मुंबई में रहता है। मालिनी जी और देवेंद्र जी दोनों ही जीवन के 50 बसंत पार कर चुके हैं, पर जीवन को बड़े उत्साह और जिंदा दिली के साथ जीते हैं। जहां मालिनी को हमेशा टिप टाप और बन ठन के रहना भाता है, वहीं देवेंद्र जी भी नियमित रूप से योग और व्यायाम करके खुद को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। दोनों की शख्सियत में एक आकर्षण सा महसूस होता है। मालिनी जी एक खुले और सुलझे विचारों की महिला हैं। वो अपनी बहू स्मृति से बहुत लगाव रखती हैं। हर ज़रूरत के वक्त वो उसके साथ होती हैं, लेकिन कुछ दिनों से वो नोटिस कर रही हैं कि स्मृति आजकल ज़्यादा ही उदास रहने लगी है। आज उन्होंने स्मृति की आस भरी नज़रों को शैलेश की ओर उठते फिर निराशा से गिरते देख लिया था। अब उन्हें कुछ स्थिति समझ आने लगी थी। बहरहाल स्मृति के पीछे पीछे वो भी उसके कमरे में चली गई। आज रविवार को सभी घर पर ही थे और सभी को एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। मालिनी जी देखती हैं कि स्मृति अपने आप को आईने में निहार रही थी और बार बार उदासी के भाव उसके चेहरे पर तैर जाते। क्या हुआ स्मृति, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं तो मम्मी जी, तुम कितना भी छुपाओ, मेरी अनुभवी आंखें समझ चुकी है। इसकी वजह शैलेश की तुम्हारे प्रति उदासीनता ही है ना। अब स्मृति अपनी पीड़ा छिपा ना सकी और आंसू छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, बहुत परेशान हूँ मैं, अंदर ही अंदर टूट रही हूँ। न जाने क्यों शैलेश अब मेरी परवाह नहीं करते। मेरे पास बैठकर 2 बोल बोलने को उनके पास टाइम नहीं। मैं प्रेम से बोलना भी चाहूँ तो मुझे इग्नोर कर दूसरे काम में लग जाते हैं। आज मैंने उनकी 2 साल पहले गिफ्ट दी हुई यह काले रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी, लेकिन उन्होंने तो नज़र उठाकर भी देखना नहीं चाहा। लगता है उनकी नज़रों में इस साड़ी की कोई कीमत नहीं रही। मुझे तो शक है कहीं उनके जीवन में कोई और लड़की। और वो बोलते बोलते बिलक पड़ी, काश मम्मी जी मैंने आपकी दी नसीहत को गंभीरता से लिया होता। आपको याद है ना, जब विवान 1 साल का हुआ था, आपने मुझसे कहा था कि बच्चों को संभालते अपनी कद्र करना मत भूल जाना। सच कहूँ, मुझे उस वक्त आपकी बात सुनकर हंसी आई थी कि यहाँ मुझे बच्चों से फुर्सत नहीं और आपको बस फिट रहने की पड़ी रहती है। और फिर उस वक्त शैलेश मेरे आगे पीछे घूमा करते, लेकिन मैं उन्हें बच्चों के चलते समय ही नहीं दे पाती। वो कहा करते कि चलो हम कहीं घूम आते हैं या डिनर पर साथ चलते हैं, लेकिन मैं ही मना कर देती। उनकी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें मैं नज़रअंदाज करती रही। मुझे उस वक्त सिर्फ विवान की फिक्र होती, किसी और चीज़ में मेरा मन ही
नहीं लगता था। मालिनी जी अपनी बहू के सर को अपनी गोद में रख उसे सांत्वना देते हुए बोली, तुम्हें याद है स्मृति, उस वक्त मैंने तुम्हें कहा भी था अपनी सेहत पर ध्यान दो। हालांकि तब मैंने आज की परिस्थिति को देखकर नहीं कहा था। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम औरतों को थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाल लेना चाहिए। देखो स्मृति, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच की खाई का कारण कोई लड़की हो सकती है। ये फितूर अपने मन से निकाल दो। मुझे अपनी परवरिश और अपने बेटे पर इतना यकीन तो है कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। हम दोनों के बीच सिर्फ एक दूसरे को वक्त नहीं देने का कारण ही मुझे समझ आ रहा है। कहीं मेरा बढ़ता वजन भी तो एक कारण नहीं। आईने में खुद को निहारते हुए रुधे गले से स्मृति बोली, देखो स्मृति, मैं फिर से दोहराऊंगी, मेरे ख्याल से तुम्हारे बढ़ते की वजन इसमें कोई भूमिका नहीं। हर औरत इस परिस्थिति में से गुजरती है। हाँ, हमें वक्त रहते इसे नियंत्रित कर लेना चाहिए, वरना इसकी वजह से दूरियां परेशानियां होना शुरू हो सकती है, जैसे अनियंत्रित शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह। और हाँ स्मृति बेटी, मैं अपने बेटे के दिल में जगह बनाने की तुम्हें नहीं कह रही। मैं चाहती हूँ तुम खुद की खुशी के लिए सवरो, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। शैलेश को भी ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे के जन्म के बाद न तो मनोस्थिति पहले की तरह रहती है, न शरीर। औरतों को कितने ही मानसिक और शारीरिक बदलाव से गुजरना पड़ता है, फिर भी सब भूल कर वो अपने बच्चे के पालन पोषण में अपनी नींद, स्वास्थ्य और भोजन की परवाह नहीं करती। देखना, कल से ही तुम्हारी योगा क्लासेस शुरू करवा देती हूँ। देखना कैसे तुम जल्दी ही चुस्त दुरुस्त हो जाती हो। और विवान की चिंता मत करना, मैं उसका ध्यान रख लूँगी। पर मम्मी जी, विवान तो मेरे अलावा किसी के पास जाता भी नहीं। अब वो 2 साल का होने आया, धीरे धीरे उसकी आदत बदल सकते हैं। अमायरा की भी छुट्टियां लग चुकी हैं, अभी तुम खुद के लिए वक्त निकाल सकती हो। अपनी सास की कहे शब्दों ने जैसे उसके निराश मन को उत्साह से भर दिया। उसने फटाफट अपना मेकअप ठीक किया और काली बनारसी साड़ी को प्लेट्स लेकर बांधे गए पल्लू से आज़ाद कर उसे ओपन पल्लू में बदल दिया है। बच्चों की वजह से जूड़ा बांधते हुए उसकी आदत लग गई थी। उसने बालों को हल्का करते हुए खुला छोड़ दिया। जैसे ही वो तैयार हो बाहर आई, सामने शैलेश ने नज़र भर उठाकर देखा। इस बार वो नज़रें हटा ही नहीं पाया। शायद अंदर से जागे आत्मविश्वास का रंग उसके चेहरे पर दमक रहा था। अब क्या देखते रहोगे या चलोगे भी? मालिनी जी ने शैलेश को झकझोरा। कुछ देर बाद सभी शादी के कार्यक्रम में पहुंच चुके थे। रिश्तेदारों से मिलते हुए स्मृति की नज़र दूर खड़े होकर किसी लड़की से हंसते हुए बात कर रहे शैलेश पर टिक गई। न जाने क्यों उसे वो जानी पहचानी सी लगी। उसे उसका हंसते हुए बात करना कुछ खटक सा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले हर पार्टी में शैलेश स्मृति के साथ रहा करता था। इस बार उसने जरा भी ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। वो बच्चों को संभालते हुए रिश्तेदारों से मिल रही है, कैसे खाना खा पाएगी वगैरह। इन सब बातों को सोचते हुए स्मृति विवान को मालिनी जी को पकड़ाते हुए थोड़ी देर में आने का बोल वहाँ से चल दी, जहाँ वो लड़की और शैलेश हंस हंस कर बात कर रहे थे। पास जाकर खुद को छुपाते हुए स्मृति उस लड़की को पहचानने की कोशिश करती है। अरे, ये तो उसके दूर के चाचा की बेटी इशिता है। अभी 3 महीने पहले ही तो इसके बड़े भाई की शादी में शरीफ होने पर इससे बात हुई थी। इससे पहले जब स्मृति की शादी भी नहीं हुई थी तभी एक बार मिली थी। अब उसे कुछ चीज़ें रह रहकर याद आ रही थी। जब यह लोग उनके यहाँ शादी में गए थे तब इशिता बहुत जीजाजी कहते नहीं थक रही थी। आगे पीछे घूमकर खातिरदारी कर रही थी। तब उसने कोई खास ध्यान भी नहीं दिया था। उमड़ते घुमड़ते विचारों को झटकते हुए सोचा कि अरे, ये तो रिश्ते में मेरी बहन ही लगती है।
मैं भी गलत चीज़ें सोचकर शैलेश पर बेवजह शक कर रही हूँ। उधेड़बुन में खोई स्मृति ने उससे मिलने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि कुछ अप्रत्याशित शब्दों से उसके कदम वहीं रुक गए। इशिता, कसम से तुम लाजवाब हो। तुम्हारी मीठी और प्यार भरी बातें मुझे बेहद लुभाती है। काश स्मृति की जगह तुम मेरी बीवी होती तो मैं एक पल को भी तुमसे दूर नहीं होता। क्या शैलेश जीजू, आप भी ना? अब तो जीजू मत कहो। कौन सा तुम मेरी बीवी की सगी बहन हो? तुम्हें तो खुद नहीं पता कि कितनी दूर की बहन लगती हो तुम, या शायद और भी दूर की रिश्तेदार। एम आई राइट इशिता? अच्छा बाबा, हाँ तो शैलेश, कब इंटर कर रहे हो मुझे अपनी लाइफ में? मेरी ख्वाहिशें कैसे पूरी करोगे अलग रहकर? पहली बार में ही मैं आप पर दिल हार बैठी, पर कहने में संकुचाती रही। वो तो आपने। हाँ, मैंने ही पहल की थी। आखिर मैं भी तो तुम्हारी अदाओं पर फिदा हो गया था। एक कहाँ तुम इतनी बोल्ड और ब्यूटीफुल, और कहाँ मेरी बोरिंग बीबी। मुझे अब ना उसे देखने का मन करता है, ना उसकी बातें सुनना। जब से बच्चे हुए हैं वो और उबाऊ हो गई है। और हाँ, मेरी माँ जान छिड़कती है उस पर, इसलिए तुम्हारी एंट्री नामुमकिन है। वैसे भी तुम इस शहर में ट्रांसफ़र लेकर आ गई तो हम आसानी से मिल सकते हैं, और स्मृति की बहन होने के नाते तुम बेझिझक घर पर भी आ जा सकती हो। स्मृति के कानों को चीरती हुई ये बातें उसके दिलो दिमाग को सुन कर रही थी। जड़वत खड़ी स्मृति के कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा और आंखों से अनवरत बहते आंसुओं को पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो बेटी, एक माँ की परवरिश आज उसे चिढ़ा रही है। कितने गर्व से कहा था मैंने कि मेरा बेटा ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। आज देखो, उसने मुझे तुम्हारी और अपनी ही नज़रों में गिरा दिया। नहीं मम्मी जी, आप क्यों अपने आप को दोष दे रही हैं? पर आपने कब ये सब कैसे देखा? शुबकती हुई बोली स्मृति। तुम्हें आने में जब देर हुई तो मुझे लगा कि इतनी देर तुम विवान से दूर नहीं रहती। तब उसे उसके दादू के पास छोड़ मैं तुम्हें देखने निकल गई। यहाँ इस पेड़ की टोह में तुम्हें छिपकर सामने खड़े शैलेश को देखते हुए पाया। तुम्हें पता भी ना चला होगा कब मैं तुम्हारे पीछे खड़े होकर इन लोगों की बातें सुन रही थी। चलो अपने आंसू पोंछो और घर चलो, हम घर पर ये मामला सुलझाते हैं। अगले दिन की सुबह जब स्मृति उठी तो सूजी हुई आंखें उसके रात भर सुबकने का दर्द बयां कर रही थी। शैलेश को अंदाज़ा भी ना हुआ, या शायद उसने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वो तो अब इशिता की ही दुनिया में खोया रहता है। शायद स्मृति वॉशरूम में जब मुंह धो रही थी, सामने लगे आईने पर उसका ध्यान गया। ये कौन है बेजान से चेहरे वाली बेनूर लड़की, जिसने रोने और धोखे की ज़िंदगी को अपने दामन में संभाल रखा है? अनगिनत सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। क्यों उसने रात को ही उसी समय शैलेश को जवाब नहीं दिया? क्या मम्मी जी अपने बेटे का ही साथ देने वाली हैं जो उन्होंने रात में चुप रहने को कहा? क्या शैलेश को एक मौका देना चाहिए, या उस लड़की को समझाना चाहिए? खैर, उसने चेहरे पर ठंडा पानी जोर से मारा। उसका दिमाग घूम रहा था। नींद भी नहीं आई रात भर। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर और नहाकर वो बाहर निकली। एक नज़र शैलेश पर मारी। वो अब भी सो रहा था। वो उसे रोज़ 8 बजे उठा देती थी, क्योंकि अलार्म बंद करके सो जाना शैलेश की आदत थी। आज स्मृति उसे उठाए बगैर किचन में नाश्ते की तैयारी करने चल दी। आज बच्चों की भी नींद नहीं खुली। शायद देर रात तक रुकने की वजह से थक गए होंगे। देवेन जी और मालिनी जी भी नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठे चुके थे। स्मृति चुपचाप उन्हें नाश्ता और चाय देकर जाने लगी तो देवेन जी बोले, क्या बात है स्मृति बेटा, आज गुड मॉर्निंग विश नहीं करोगी? और आज हमेशा की तरह हड़बड़ाहट में नहीं दिख रही हो, वरना तो हमारी बहू यहाँ से वहाँ दौड़ लगाती रहती है, मानो कोई ट्रेन छूटी जा रही है। स्मृति बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। देवेन जी ने मालिनी जी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मालिनी जी भी
एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, हमारे बेटे ने हमें कुछ कहने सुनने लायक छोड़ा ही कहाँ। साफ साफ कहिए मालिनी जी, मुझे कुछ गलत होने का आभास हो रहा है आपकी बातों से। गलत तो हमारी बहू के साथ हुआ है। मालिनी जी अपनी बात पूरी करती इसके पहले ही शैलेश चिल्लाता हुआ वहाँ आया। स्मृति, तुमने आज मुझे जगाया क्यों नहीं? सामने स्मृति को किचन से आते देख उसका पारा और चढ़ गया। वो तैस में बोला, तो तुम अब लापरवाह भी हो गई हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। मेरी ज़रूरी मीटिंग थी आज। ये कैसी पत्नी है जिसे अपने पति की ज़रूरतों और कामों से कोई लेना देना नहीं। शैलेश, ये किस तरह से बात कर रहे हो अपनी पत्नी से? क्या तुम्हें कोई शर्म लिहाज नहीं? कोई मुझे साफ साफ कुछ बताएगा कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है? स्मृति अपने छलक आए आंसुओं को रोकते हुए बोली, कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही। वो रात में शायद इनकी नींद नहीं पूरी हुई है, इसलिए चिड़चिड़ाहट हो रही होगी। स्मृति, अब बस करो। क्यों इस धोखेबाज को बचा रही हो? आज इसकी गलतियों पर पर्दा डालोगी तो तुम्हारी ही ज़िंदगी बर्बाद होगी। कैसी गलती मालिनी जी? आप अपने लाडले से ही पूछ लीजिए। कल रात को पार्टी में जिस लड़की के साथ इश्क लड़ाया जा रहा था, क्या यह भी भूल गया कि ये 2 बच्चों का पिता है? अब देवेंद्र जी सब समझ चुके थे। तेज आवाज़ में बोले, क्या ये सब सच है शैलेश? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, बोलो। हाँ, सब सच है। अब जब आप लोगों को सब पता ही चल चुका है तो मेरे चुप रहने का कोई मतलब नहीं। मेरी ज़िंदगी में इशिता की एक अलग जगह बन चुकी है, वो भी तब जब स्मृति ने खुद वो जगह खाली करना शुरू किया। उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। वक्त था तो सिर्फ बच्चों और आपके लिए। ऊपर से इसका दिन ब दिन बेडोल होता शरीर। अब मुझे इसका साथ नहीं भाता। मैंने इशिका को सभी हक भी दे दिए हैं जिन पर सिर्फ एक बीवी का हक होता है। मेरा तन और मेरा मन भी, समझी स्मृति तुम? स्मृति को लगा जैसे किसी ने उसके गालों पर जोरदार अपमान रूपी तमाचे मारे हों। उसका स्वाभिमान शैलेश की हर बात के साथ छिन्न भिन्न होता जा रहा था। वो कुछ देर वहीं बुत सी बनी खड़ी रही। उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसके अंदर आत्मा भी जिंदा है या नहीं। वो शैलेश इतने दिनों से इतनी कड़वाहट लेकर उसके साथ रह रहा था। वो पागल कुछ हद तक समझ भी चुकी थी, लेकिन ये सब बातें बिल्कुल सच होगी इसकी ना कल्पना की थी उसने, ना चाहा। ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्या ये मेरी गलती है? क्या मैं ही इस धोखे की वजह हूँ? वो वहीं खड़ी रही, अपने विचारों के द्वंद्व में उलझ रही थी। तभी माँ समान सास मालिनी जी ने उसे झकझोरा। स्मृति, क्या अब भी तुम्हारे अंदर जरा भी स्वाभिमान बचा है? तो जाओ और शैलेश को जो भी तुम्हारे दिलो दिमाग में बातें चल रही है वो सब कह डालो। कब तक यूँ घुटती रहोगी? बोलो। मैं बस इतना चाहती हूँ, अब समय आ गया है। तुम भी अपनी ख्वाहिशों को यूँ किसी के अपमान तले रौंदो नहीं। अपने लिए खुशियों की तलाश करो स्मृति। अब स्मृति के जहन में सिर्फ मालिनी जी की बातें उथल पुथल मचा रही थी, क्योंकि एक वही तो थी जिन्होंने उसे सगी बेटी से बढ़कर प्यार दिया। उसकी अपनी माँ तो बिल्कुल ऐसे ही उसके पापा से मिले धोखे की वजह से सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और उसे बस 12 साल की उम्र में ही छोड़ चल बसी। कुछ सालों बाद पापा भी हार्ट अटैक के चलते उसे सौतेली माँ के पास छोड़ गए। सौतेली माँ बुरी तो नहीं थी, पर कभी प्यार भी नहीं पाया उससे। संपत्ति अच्छी खासी थी, 3-4 घरों का किराया भी आता था। उसकी शिक्षा में कमी तो कुछ ना रखी दूसरी माँ ने, लेकिन अपनी सगी बेटी सा अपनापन ना दे सकी। उच्च शिक्षित स्मृति का रिश्ता किसी ने सुझाया था मालिनी को। शैलेश को एक नज़र में ही दुबली पतली बला सी खूबसूरत स्मृति पसंद आ गई थी। अमारा के होने तक उसका दीवाना था शैलेश। अमारा के होने के बाद जब उसका वजन बढ़ा तो
समय और प्यार भी बंटने लगा, जो शैलेश को पसंद नहीं आया। स्मृति ने उस समय शायद उसकी उदासीनता भाप ली थी। उसने अमायरा के 2 साल के होते ही खुद को पहले की तरह मेंटेन कर लिया। शैलेश की पसंद के अनुसार कपड़े पहनना, बाहर घूमने जाना, डिनर पार्टीज वगैरह में जाना फिर शुरू कर दिया। इनमें से कुछ चीज़ें उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी वो शैलेश को खोने से डर से चेहरे पर मुस्कान रख सब करती जाती। लेकिन विवाह के होने पर फिर से वही सब शुरू हो गया था, और अब वो तो बच्चों की जिम्मेदारी और सबकी ज़रूरतों का खुशी खुशी ख्याल रखने व स्मृति को ये सब करने का मन नहीं करता। सोचती विवान भी थोड़ा समझदार हो जाए तो फिर अपनी तलाश करेगी और शैलेश को भी खुश रख सकेगी। लेकिन अपने फ़र्ज निभाती निभाती न जाने कब शैलेश उससे दूर होता गया, और जो हर औरत का बुरा स्वप्न होता है, अपने पति को पराई स्त्री संग देखना, उसे आज इस कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ रहा था। उसने एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद से वादा किया कि वो खुद के साथ वो सब नहीं होने देगी जो उसकी माँ ने सहा। नहीं टूटेगी वो, नहीं सहेगी वो शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ें जो माँ सहते सहते इस दुनिया से चली गई। वो अपने बच्चों को उसकी तरह ज़िंदगी भी नहीं देना चाहती थी। उसने अपने आंसू पोंछ डाले, तभी जाते हुए शैलेश को रोकते हुए बोली, रुकिए मिस्टर शैलेश वर्मा, मेरे प्रति अपनी दिल की तो बयां कर दी, अब ज़रा मेरी भी कुछ बातें सुनते जाए। जानते हैं आप, पति और पत्नी गाड़ी के पहिए समान होते हैं। अगर एक भी पहिया गाड़ी से अलग होता है तो गाड़ी असंतुलित हो जाती है, और आप वही कर चुके हैं। जब आप कहीं और वासना के जाल में फंस रहे थे, तब एक पल की आपने सोचा कि जब बच्चे समझदार होंगे तो आपके बारे में क्या सोचेंगे। और आप जो मेरे बदले हुए शरीर और मिजाज का हवाला दे रहे हैं, उसमें क्या मेरा कसूर है। वंश बढ़ाने की चाहत आपकी ही तो थी, अकेले मेरी तो ना थी। 1000 दर्द सहकर माँ बनूं मैं, अनेकों शारीरिक व मानसिक तनाव झेलूं मैं, और बाहर मौज उड़ाएं आप। क्यों? क्योंकि बीबी तो अब पहले की तरह सुंदर रही नहीं। इसका मतलब आप सिर्फ देह के प्रशंसक हैं, भावनाओं और इंसानियत से आपका कोई वास्ता नहीं। तो आज मैं आपसे हर्जाना मांगती हूँ उन चीज़ों के लिए जिन्हें सिर्फ मैंने सहा। चुकाइए उन पलों की कीमत जब मैं खून के आंसू रोई सिर्फ आपकी बेवफाई की वजह से। मेरी सेहत की कीमत जो घर और बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने से पहले एकदम ठीक थी। लौटाइए मेरी पहली जैसी काया जो बच्चों के होने के बाद बेडौल हो चुकी है। आज के बाद से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। अपना जीवन जैसे चाहे जिए, आप स्वतंत्र हैं। शैलेश वहीं जड़वत खड़ा सब सुन रहा था। उसके शब्द मानो मुंह में ही जम गए। बोलता भी कैसे और क्या। तभी सीता का कॉल आया उसके पास। सीता, आज के बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। तभी फ़ोन छुड़ाते हुए वह ईशिता से बोली, कल को अगर ये आदमी तुम्हें धोखा दे, ताजुब मत करना, इसकी फितरत ही बन चुकी है। और तुम धोखा खाओ तो दिल मिलाना मत, क्योंकि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो तुमने बोया है वो पाओगे ज़रूर। मैडम ईशिता, मुझे माफ़ कर दो। स्मृति, प्लीज़ अपने बच्चों के बारे में सोचो और मुझे इस बार माफ़ कर दो, फिर कभी ऐसा ना होगा। शैलेश स्मृति से फ़ोन लेते हुए बोला, ये तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के पहले सोचना था मिस्टर शैलेश। आप मेरी नज़रों में इतना गिर चुके हो कि दोबारा विश्वास करना मेरे लिए आसान नहीं। और हो सकता है आप अभी सिर्फ हमारी नज़रों में अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हो, इसलिए अब मैं आपसे अलग होना चाहती हूँ। तो तुम अकेले कहाँ जाओगी? 4 पैसे तो कमाने की औकात नहीं, क्या खाओगी? बच्चों को कैसे पालोगी? इसलिए शौक़ से जहाँ जाना है जाओ, बच्चे मेरे पास रहेंगे। शैलेश फिर उसी रुआब में आ गया। आप भूल रहे हैं शैलेश, मेरे मायके की चल अचल संपत्ति में आधा हिस्सा अभी भी मेरे नाम है। उच्च शिक्षित हूँ मैं, अब भी अच्छी जॉब पाने की काबिलियत रखती हूँ। और ये मत भूलिए कि
आपसे तलाक लेने के बाद आपकी कमाई का कुछ हिस्सा पाना मेरा हक है। नहीं स्मृति बेटी, हम तुमसे और बच्चों से दूर नहीं रह पाएंगे। बेशक तुम्हें जो कदम उठाना है उठाओ, लेकिन इस घर को छोड़कर मत जाओ। पाप जिसने किया प्रायश्चित भी वही करेगा। यहाँ से अगर कोई जाएगा तो वो है शैलेश। मालिनी जी ने कड़ा आवाज़ करते हुए अपना फैसला सुनाया। क्या तलाक तुम दोगी मुझे स्मृति? मैं भला इस घर से क्यों जाने लगा? मैं चाहूँ तो अभी स्मृति को यहाँ से निकाल सकता हूँ और ईशिता को ला सकता हूँ। कुटिलता पूर्वक हंसते हुए शैलेश बोला। लाओगे तो तब ना जब हमारी मर्जी होगी, क्योंकि ये घर तुम्हारे पापा के और मेरे नाम है, भूल गए? इसलिए अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मालिनी जी आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा और चेहरा साफ कर फफक उठी। इस बार चेहरे पर आत्मविश्वास झलकती स्मृति मालिनी जी को धैर्य रखने को बोल रही थी और शैलेश को जाते हुए देख रही थी। जानती थी इतना भी आसान ना होगा अकेले सब कुछ संभालना। अब से बच्चों और माता पिता समान सास ससुर की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ही वो जिएगी। इनकी खुशियों में अपनी खुशियों की तलाश करेगी और अपनी कीमत किसी की नज़रों में गिरने ना देगी स्मृति। दोस्तों, क्या स्मृति ने सही फैसला लिया? कमेंट में ज़रूर बताएं।